हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न विषयों पर जिस प्रभावशाली ढंग से अपनी बात रखी, उससे उन्होंने न केवल खुद को दुनिया की चिंता करने वाले राजनेता के रूप में चित्रित किया, बल्कि भारत के बढ़ते हुए कद को भी रेखांकित किया। इस मंच से एक ओर जहां उन्होंने दुनिया को भारत की कामयाबी की कहानी बयान की, वहीं दूसरी ओर कोविड महामारी के इस दौर में भारत के योगदान को भी स्पष्ट किया। उनके वक्तव्य ने यह साफ किया कि भारत अपने हितों के साथ दुनिया के हितों की रक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है। उन्होंने न केवल कोरोना रोधी टीकों के निर्यात का आश्वासन दिया, बल्कि टीका निर्माता कंपनियों को भारत आने का निमंत्रण भी दिया, ताकि दुनिया के गरीब देशों को जल्द से जल्द टीका उपलब्ध हो सके। अवसर की मांग के अनुरूप उन्होंने अफ़गानिस्तान का भी जिक्र किया और साफ तौर पर कहा कि इस देश की ज़मीन का इस्तेमाल अन्य देशों में आतंकवाद फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए। एक ऐसे समय जब चीन और पाकिस्तान बंदूक के बल पर अफ़गानिस्तान में काबिज हुए तालिबान की पैरवी में जुटे हों, तब यह आवश्यक था कि किसी की ओर से उस खतरे के प्रति सावधान किया जाता, जो अफ़गान क्षेत्र से उभरता हुआ दिख रहा है। यह अच्छा हुआ कि भारतीय प्रधानमंत्री ने इस दायित्व का निर्वहन बखूबी किया। और भी अच्छा यह हुआ कि इस क्रम में उन्होंने चीन और पाकिस्तान को खरी खरी सुनाने में कोई संकोच नहीं किया। भारतीय प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जहां पाकिस्तान को निशाने पर लिया, वहीं विस्तारवादी प्रवृत्ति का परिचय दे रहे चीन को भी आईना दिखाया, जो हिंद प्रशांत समेत अन्य समुद्री क्षेत्रों में अपनी मनमानी करने में लगा हुआ है। इस मनमानी के खिलाफ आवाज़ उठनी ही चाहिए। निसंदेह इसी के साथ यह भी आवश्यक था कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग की जाए। भारतीय प्रधानमंत्री ने केवल यह मांग ही नहीं की, बल्कि सीधे सपाट शब्दों में यह भी कहा कि यदि संयुक्त राष्ट्र सुधारों की दिशा में आगे नहीं बढ़ता तो वह अप्रासंगिक हो जाएगा। सच तो यह है कि वह अप्रासंगिक होता हुआ नज़र भी आने लगा है और इसी कारण भारतीय प्रधानमंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि यदि इस संस्था को खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसे अपने प्रभाव और विश्वसनीयता को बढ़ाना होगा। यह एक तथ्य है कि कोविड महामारी और आतंकवाद के मामले में संयुक्त राष्ट्र अपेक्षित भूमिका का निर्वाह नहीं कर सका। वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान हिमाचल प्रदेश के लोगों में भी खुद और अपनों को सुरक्षित रखने की जद्दोजहद थी। सभी कुछ थम गया था। कुछ सुधार हुआ तो धीरे धीरे हर तरह की गतिविधियां पटरी पर लौटने लगीं, लेकिन पर्यटन उद्योग पूरी तरह से पटरी पर नहीं लौट पाया।
कोरोना संक्रमण की पहली लहर थमने से इस उद्योग के सामान्य होने की उम्मीद जगी थी, लेकिन फिर दूसरी लहर आ गई। सरकार ने भी इस उद्योग को बचाने के लिए प्रयास किए, शर्तों के साथ पर्यटकों को आने की इजाज़त दी गई, लेकिन पर्यटकों की आमद में इजाफा नहीं हो पाया। पहाड़ी राज्य हिमाचल की आर्थिकी में पर्यटन उद्योग भी अहम है। कई लोगों की रोजी रोटी इसी उद्योग से चलती है, लेकिन महामारी से प्रभावित यह उद्योग पटरी पर नहीं आ पाया है। होटलों में काम करने वाले जो लोग महामारी के दौरान बेरोजगार हुए थे, अभी तक उन्हें कहीं काम नहीं मिल पाया है। कई होटल कारोबारियों ने कर्ज लेकर होटल बनाए हैं। कई लोगों ने लीज पर होटल लिए थे, उन्हें बैंक की किस्तें चुकाना मुश्किल हो गया है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया और अन्य तरीकों से कई आकर्षित पैकेज देने के बावजूद होटलों में पर्यटक नहीं पहुंच पा रहे हैं। बेशक वीकेंड पर राजधानी शिमला, मनाली, डलहौजी और मैक्लोडगंज में पर्यटक पहुंच रहे हैं, लेकिन वे अधिक समय तक नहीं रुक पा रहे हैं। कई लोग दिन में घूमकर शाम को ही लौट रहे हैं। सरकार भी पर्यटकों को आकर्षित करने की कई योजनाएं बनाती है, धार्मिक पर्यटकों की आमद बढ़े, इसलिए मंदिरों को खोल दिया गया है। अन्य राज्यों से लोग आने लगे हैं। आने वाले दिनों में इनकी संख्या में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, लेकिन होटल कारोबारियों के साथ इससे जुड़े लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। इस दौरान किसी तरह की लापरवाही न हो। प्रदेश के प्रवेश द्वारों पर नियमों के तहत ही अन्य राज्यों के लोगों को प्रवेश दिया जाए। किसी तरह की ढील न हो। जब सभी नियमों का पालन करेंगे तो महामारी से भी बचे रहेंगे और पर्यटन उद्योग भी गति पकड़ेगा।